अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को बे के बीच एक एकलौता आइलैंड था जहां पर ये जेल लोकेटेड था, जिसका नाम था अल्कात्राज। इस जेल को द रॉक भी कहते थे, वो इसलिए क्योंकि ये जेल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था और एक रॉक पे बना हुआ था। ये जेल अपने टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे माना जाना और सबसे सिक्योर जेलों में से एक था, और यहाँ पर कोई छोटे मोटे कैदी नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर एल कपोर और जॉर्ज, ये दोनों शामिल थे। अल्कात्राज एक खतरनाक जेल थी जो पैसिफिक के ठंडे और बर्फीले पानी से घिरी हुई थी। इस जेल में मजबूत आयरन बार्स, 15 फुट के फेंस, गार्ड टावर्स की स्ट्रैटेजिक पोजीशन और स्ट्रैटेजिक रूल्स लगे हुए थे, जहां पर कैदियों को हर दिन 12 बार चेक करते थे। 1934 में इस जेल को फेडरल प्रिजन डिक्लेयर किया गया था, जहां पर हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। मतलब आप समझ गए होंगे कि कैदियों के लिए इस जेल से बाहर निकलना कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। लेकिन 12 जुलाई 1962 को FBI के ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जिस जेल के अंदर किसी कैदी को खुला छोड़ दिया जाए वो वहाँ से भाग नहीं सकता। और ठीक उसी टाइम पे 3 कैदी अथॉरिटी की नाक के नीचे से फरार हो चुके थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, और सबसे हैरान वाली बात ये थी कि अगले 10 घंटों तक अथॉरिटीज़ को उनके भागने के बारे में पता ही नहीं चला। ना सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी इस केस को सुलझाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। आज हम बात करने वाले हैं इसी जेल ब्रेक केस के बारे में, जहां पिछले 60 सालों तक ये केस उलझा ही नहीं बल्कि आज की डेट में एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इस कहानी में ये 4 लोग शामिल हैं। सबसे पहले है फ्रैंक मॉरिस। 1960 में ये पहली बार इस जेल में आया था। ये बैंक रॉबरी, चोरी चकारी और बहुत सारे दूसरे क्राइम्स में इन्वॉल्व रह चुका था, और ये कई बार अपनी जेल से भाग भी चुका था। इसके बाद आते हैं जॉन और उनके भाई क्लेरेंस। 1961 में ये पहली बार इस जेल में आए थे और इन्हें बैंक रॉबरी के केस में यहाँ पर रखा गया था। इन तीनों के अलावा चौथा शख्स था द एलन वेस्ट। ये पहले भी अलग अलग जेलों से भाग चुका था, और ये वही शख्स था जिसने इन तीनों को इस जेल से निकालने में मदद करी थी। एलन वेस्ट ये इस जेल में काफ़ी टाइम से रह रहा था और इसे जेल के बारे में दूसरों से ज़्यादा पता था। इनफैक्ट यहाँ से भागने की प्लानिंग में एलन वेस्ट का सबसे बड़ा रोल था, जो इसने अपने साथियों को बताया था। अब ये वो टाइम था जब ये चारों लोग लंच ब्रेक में मिलते थे, क्योंकि इन तीनों के सेल्स तो अलग अलग थे लेकिन एक ही ब्लॉक में थे। वहीं एलन वेस्ट का सेल अलग था। अब ये तीनों के तीनों इस कोशिश में लग गए कि इन तीनों को एलन वेस्ट के ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। अब एक दिन फाइनली जेलर ने इन तीनों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, वो भी एक दूसरे के बराबर में। अब इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। ये चारों लोग एक ब्लॉक में आ चुके थे, वो भी एक दूसरे के बराबर में। और उसके 2 साल बाद ये चारों लोग अपने सेल में क्या प्लानिंग कर रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 12 जून 1962 डेली रूटीन की तरह सिक्योरिटी गार्ड अर्ली मॉर्निंग सबको उठाने के लिए निकला। मॉर्निंग असेंबली में जब काउंटिंग हुई तो इनमें 3 कैदी कम निकले। जब सिक्योरिटी गार्ड ने सेल को दोबारा से रीचेक किया तो ब्लॉक बी में जॉन, उसका भाई क्लेरेंस और फ्रैंक ये अपने बेड पे सो रहे थे। उनको ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी। उन्होंने उनको काफ़ी आवाज़ दी पर उनमें से कोई नहीं उठा। फिर उन्होंने अपने डंडे से उनके सर पे मारा, और जैसे ही गार्ड ने अपना डंडा उनमें से एक को मारा, उसका सर नीचे गिर गया था। वो गार्ड तभी समझ गया था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। उस टाइम पर वो तीनों के तीनों फरार हो चुके थे। उन तीनों ने सोप प्लास्टर को पेंट करके और असली इंसानों के बाल लगा के एक डमी हेड बना दिया, और वो डमी हेड अपने बेड पे रख दिया, जो रात को गार्ड्स को कंफ्यूज कर गया। ये एविडेंस देखो, मॉरिस के सेल में पाया गया डमी हेड जो बेड से नीचे गिरने से टूट चुका था। ये देखो, ये फोटो क्लेरेंस के सेल की है। कैसे उन्होंने डमी हेड्स को इस तरीके से रखा हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि ये तीनों लोग सो रहे हैं। अब ये चीज़ देखकर जेलर और सभी लोग हिल चुके थे। उनको ये लगा कि ये तीनों कैदी जेल के बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो ये चीज़ सोचकर उन्होंने पूरे आइलैंड की छानबीन करानी शुरू कर दी, पर उनको कुछ नहीं मिला। वहाँ मौजूद सब लोग ये सोच रहे थे कि इतनी हाई सिक्योरिटी में एक नहीं बल्कि 3 कैदी भागे तो भागे कैसे। पर आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, एलन वेस्ट जिसका ये आइडिया था वो क्यों नहीं भागा? दोस्तों, इस राज को जानने के लिए इस कहानी को एंड तक जरूर सुनना। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ऐसी हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस और थ्रिल वाली वीडियोस पसंद है तो अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद FBI और इन्वेस्टिगेशन टीम को तुरंत बुलाया गया और ये देखा गया कि ये तीनों के तीनों अपने सेल की दीवार में लगे एयर वेंट को तोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को हैरानगी तब हुई जब दीवार के दूसरी तरफ 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेंट डैमेज थे और चौथा वाला एलन वेस्ट का था। दूसरी तरफ बाकी ऑफिसर्स इन 3 कैदियों के रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे थे।
यहाँ तक कि FBI ने उनके रिश्तेदारों से भी इंटरव्यू लिए ताकि उनके आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाए, और साथ ही साथ ओशन में एक बोट ऑपरेशन चालू कर दिया। इस ऑपरेशन में सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर कुछ पैडल जैसे लकड़ी के टुकड़े और रबर इनर ट्यूब के टुकड़े पाए गए पानी में, और इनके साथ साथ एक लाइफ वेस्ट जैकेट भी पाई गई। अब इस ऑपरेशन के दौरान इतनी सर्च करने के बावजूद भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था जिससे कि ये पता लग सके कि इन तीनों कैदियों की लोकेशन कहाँ पर है। साथ ही साथ एलन वेस्ट को पता था कि इन्वेस्टिगेशन टीम उसके पास जरूर आएगी और उसके बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, और ठीक वैसा ही हुआ। इन्वेस्टिगेशन टीम उसके पास पहुंच गई और उसका इंटेरोगेशन चालू कर दिया। फिर एलन ने इन्वेस्टिगेशन टीम को पूरे प्लान के बारे में बता दिया जो इन्होंने पिछले दिसंबर बनाना चालू किया था। इन कैदियों ने उस वेंट को खोदने के लिए किचन से कुछ चीज़ें चुराई थी, जैसे कि चम्मच, चमचा, ब्लेड, यहाँ तक कि एक होममेड ड्रिल भी बनाई थी जो कि एक टूटे हुए वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनी थी। और फिर धीरे धीरे ये लोग अपने सेल की ब्लैक वॉल में एयर वेंट को धीरे धीरे खोदने लगे, जिसका साइज था 5 बाय 9 इंच। अब एलन को इन वेंट्स के लूप होल के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो मेंटेनेंस टीम में काम कर चुका था। उसको पता था कि ये दीवार सिर्फ 6 इंच मोटी है और वेंट के सुराख को आसानी से मोटा करके यहाँ से निकला जा सकता है। फिर इसके बाद ये तीनों कैदी इस वेंट के रास्ते से एक कॉरिडोर में पहुंच गए जहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और उस कॉरिडोर में छत की तरफ एक पाइप निकलता था, और उस पाइप के थ्रू ये तीनों लोग छत तक पहुंच गए, और फिर वो छत से एक दूसरे पाइप को यूज करके नीचे उतर गए, और फिर आखिरी में आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर वो भाग निकले। उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। उन लोगों ने अपने लिए 50 से ज़्यादा रेनकोट चोरी किए थे, जिससे कि वो 6 बाय 14 फुट की एक रबर राफ्ट तैयार कर सकें, और साथ ही साथ अपने लिए एक लाइफ जैकेट भी बना सकें। पर इस समय FBI के लिए असल सवाल ये था कि ये तीनों कैदी इस समय है कहाँ पे। और फिर उनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि उनके प्लान के मुताबिक वो सबसे पहले अल्कातराज के नॉर्थ में मौजूद एंजल आइलैंड जाएंगे, और ये रास्ता इन लोगों ने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इस रास्ते में इनके पकड़े जाने के चांसेस काफ़ी कम थे। और एंड में मेन लैंड पे पहुंचने के बाद इनको कुछ कपड़े चुराने थे और एक गाड़ी चुरानी थी। यही था इनका मास्टर प्लान। अब ये वो टाइम आ चुका था कि इतने सारे ऑपरेशंस करने के बावजूद भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा था जिससे कि इन तीनों को ट्रैक कर सकें। और ये सब कुछ हो जाने के बाद अलग अलग ऑफिसर्स अपनी अलग अलग थ्योरी बनाने लगे, और इनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि ये तीनों लोग समुद्र में डूब चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था और लहरें इतनी तेज थी कि उनका बचना नामुमकिन था। और जो एलन वेस्ट ने कहानी बताई थी वो उन लोगों को झूठी लग रही थी। लेकिन बाद में जब एलन वेस्ट की कहानी के हिसाब से चीज़ें क्रॉस चेक करी तो पाइप्स पे उतरने के और चढ़ने के निशान भी मिले। ये वो एविडेंस है जहाँ पर कैदियों ने जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ टूल्स बनाए थे, और ये वो वेंटिलेशन ग्रेट है जिसके थ्रू कैदियों ने कॉरिडोर तक पहुंचने का रास्ता बनाया था। और दूसरी थ्योरी ये निकल के आई कि ये तीनों के तीनों कैदी बहुत ही चालाकी से मेन लैंड तक पहुंच चुके हैं, जहां पर पहले ये एंजल आइलैंड तक गए और बाद में मेन लैंड तक पहुंचे। और जैसा इनका प्लान था, इन्होंने वहाँ से कुछ कपड़े चोरी करे और एक गाड़ी भी चुराई, और उसी टाइम पर उस शख्स ने उसी लैंड पर अपनी गाड़ी चोरी होने की एक FIR भी लिखवाई थी, जहाँ उसने ये बताया था कि उसने 3 लोग को देखा था जो उसकी गाड़ी चुरा के ले गए। आखिरकार FBI ने अपना केस 31 दिसंबर 1979 को ऑफिशियली बंद कर दिया और जिम्मेदारी US मार्शल सर्विस को दे दी, जो अभी भी इस केस की तहकीकात कर रही है, इस असंभव घटना के लिए कि शायद ये तीनों के तीनों अभी जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रियल लाइफ मिस्ट्री केस अच्छा लगा तो अभी के भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट एंड टेक केयर।